हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो हम लेकर आ गए हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का वन शॉट वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर जो है वैद्युत रसायन, जिसका हम वन शॉट ये वीडियो है जिसमें हम केवल आपको VVI क्वेश्चन को बताएंगे जो आपकी बोर्ड एग्जाम 2024 में पूछने के चांसेस हैं। तो मैं ये जो भी क्वेश्चन मैं बताऊंगा वो 2014 से लेकर और 2023 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी को मैं बताऊंगा। और मैं यही कहूंगा यदि आप इन सभी को तैयार कर लेते हैं तो आपका लगभग ये पूरा जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो जाएगा तैयार आपका। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और समझ लेते हैं। तो आप याद रखेंगे थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा क्योंकि इसमें क्या है कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है जो आपसे पूछे गए हैं। न्यूमेरिकल थोड़ा इस चैप्टर से कम ही पूछता है, बट जो क्या है थ्योरी बेस्ड मतलब इस तरीके का क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं, तो उसको हम समझते हैं। देखिए यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन ले लिया है, अब एक एक करके हम समझते हुए चलेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है कि किसी सेलों का विद्युत वाहक बल से क्या तात्पर्य है। मतलब यहाँ पे कह दिया कि सेलों के विद्युत वाहक बल से क्या तात्पर्य है। 2017 में एक क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए जो भी हमें संदेह है कि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है उन सभी को हम तैयार करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं सोचना है कि एक में 2017 में ही न पूछा गया है इसका मतलब हम नहीं याद करते हैं, ऐसा नहीं करना है। क्या पता कब पूछ ले, अब पूछ लेगा। अगर मान लेते हैं ऐसे ही कोई 2017 का, 2016 का, 2015 का ऐसे क्वेश्चन 3 पूछ लिया और 3-3 नंबर का, तो 9 नंबर आपका चला जाएगा। समझ पा रहे हैं। तो एक भी हमें मिस्टेक नहीं करना है क्योंकि 90 प्लस हमें लाना है। ठीक है ना, तो इसलिए मेहनत भी ज़्यादा करना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग आप डालेंगे कि सेल के या सेलों का, ऐसे भी लिख सकते सेलों का विद्युत वाहक बल। अब सेलों का विद्युत वाहक बल या सेल का विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं। सबसे पहले क्या तात्पर्य का मतलब इसका परिभाषा में लिखना है। परिभाषा बहुत ही सिंपल है। इसका परिभाषा ये है कि अर्धसेल, क्या यहाँ पे कहा जा रहा है कि अर्धसेल अभिक्रियाओं में अर्धसेल अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रोड विभव की जो अंतर होता है उसी को हम क्या कहते हैं, सेलों का विद्युत वाहक बल कहते हैं। सिंपल सा परिभाषा है, आपको समझ में आ जाएगा। पहले मैं जो लिख रहा हूँ परिभाषा इसको समझिए। ठीक है, उसके बाद हम तो आपको फिगर से आपको समझा देंगे। यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि अर्धसेल अभिक्रिया में इलेक्ट्रोड विभव के अंतर को हम क्या कहते हैं, अंतर को सेलों का या सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। विद्युत वाहक बल कहलाता है। ठीक है जी, ये तो हमने परिभाषा लिख दिया। हमने लिखा है कि अर्धसेल अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रोड विभवों के अंतर को सेलों का विद्युत वाहक बल कहलाता है। तो मैं अगर कह दूं कि अगर मैं इसको समझाऊं भी ना तब भी तो आप याद कर सकते हैं ना। छोटा सा परिभाषा है, 2 ही बात आपको याद रखना है। क्या हमने बताया, हमने कहा कि अर्धसेल अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रोड विभवों के अंतर को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। यही तो हमने कहा ना कि अर्धसेल अभिक्रियाओं में जो इलेक्ट्रोड विभव होता है उसके अंतर को सेलों का विद्युत वाहक बल कहते हैं। बट आप याद तो कर लेंगे परंतु समझ में भी तो आना चाहिए कि मतलब क्या है इसका। तो इसका मतलब होता है, इसके फॉर्मूले से ही हम करते हैं। पहले इसका हम समझ लेते हैं। जैसे एक फिगर में बना दे रहा हूँ। जैसे सपोज डेट ये एक क्या है, बर्तन हमने ले लिया है। इस बर्तन में ये विद्युत अपघट्य इसमें घोला गया है। इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं। इस प्रकार 2 धातु के प्लेट इस प्रकार लगे हुए हैं। एक ये वाला जो धातु का प्लेट है ये है कैथोड, और ये वाला जो धातु का प्लेट है ये है एनोड। समझ गए, ये एक कैथोड है तो एक एनोड है। तो देखिए एक कैथोड प्लेट है, एक एनोड प्लेट है, और दोनों को अगर हमें कहना हो तो हम सिंपल में कह देंगे कि ये सभी दोनों को हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोड।
इलेक्ट्रोड का मतलब होता है कि कैथोड और एनोड दोनों प्लेट होंगे, ठीक है। तो या तो आप इलेक्ट्रोड कह दीजिए या आप अर्ध सेल कह दीजिए। क्या कहेंगे? अर्ध सेल भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रोड कहें या अर्ध सेल। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि यहाँ पे क्या होता है, जो क्या हम कह सकते हैं, यहाँ पे अर्धसेल अभिक्रिया होती है, मतलब इलेक्ट्रोडों की अभिक्रिया होती है। इन दोनों में क्या होता है, मतलब जैसे हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो इस विलयन, यहाँ पे कोई विलयन होता है जैसे NaCl, ठीक है, कोई भी विलयन है तो एक प्लस में एक क्या है, धनात्मक एक ऋणात्मक में टूट जाता है, मतलब Na प्लस और Cl माइनस में टूट जाता है। तो जब ऐसा टूटेगा तो Na, जब विद्युत धारा प्रवाहित हुआ और जब ऐसा टूटेगा तो ये वाला जो Na है ये कैथोड की ओर आकर्षित होगा और जो Cl माइनस है ये एनोड की ओर आकर्षित होगा, क्योंकि कैथोड वाला माइनस प्लेट होता है और ये वाला धनात्मक प्लेट होता है। तो माइनस की ओर तो धनात्मक वाला आकर्षित होगा और प्लस की ओर ऋणात्मक वाला आकर्षित होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोडों की अभिक्रियाएं हो रही हैं, मतलब हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोड अभिक्रिया या हम कह सकते हैं अर्धसेल अभिक्रिया। तो हम यही कह रहे हैं कि किसी अर्धसेल अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रोड विभवों के अंतर को, ठीक है, हम क्या कहते हैं, सेलों का विद्युत वाहक बल कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है सेल का विद्युत वाहक बल। सेल का विद्युत वाहक बल इक्वल टू होता है ई कैथोड माइनस ई एनोड, यही फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूले को भी आपको याद रखना है। आप कहेंगे सर ये कौन सा फॉर्मूला है, तो आपको याद रखना है थोड़ा सा, चलिए ठीक है। यहाँ पे सेलों का विद्युत वाहक बल, ई कैथोड का मतलब ई क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रोड विभव है। तो देख रहे हैं ई कैथोड और माइनस ई एनोड है। तो मान लेते हैं जो ये कैथोड है इसका विभव है वो क्या है, इलेक्ट्रोड विभव है, ठीक है, जो ई कैथोड लिखा गया है, और ये एनोड का इलेक्ट्रोड विभव है जो ई लिखा गया है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने यही कहा ना कि किसी अर्धसेल अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रोड विभवों के, दोनों को कैथोड और एनोड को इलेक्ट्रोड हम कह सकते हैं, तो इलेक्ट्रोड विभवों के अंतर को हम सेलों का विद्युत वाहक बल कहते हैं। समझ में आ रहा है क्या बात कही जा रही है? परिभाषा रटना नहीं है, मैं समझा रहा हूं, अब पूरा डीप में आपको समझा रहा हूं, नहीं तो मैं भी बताता परिभाषा चलते रहता, ठीक है ना। बट मैं चाहता हूं ना कि मुझसे जो पढ़ रहे हैं वो खासकर डीप में समझे, नहीं समझेंगे आगे बहुत ही आपको दिक्कत हो सकती है जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे, ठीक है। कुछ चीज़ें आपको ऊपर ऊपर ही चली जाएंगी। अभी यही समय है कि आपको थोड़ा सा डीप में आप जाने रहेंगे, तो उस समय ऊपर ऊपर भी बताया जाएगा तो आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे क्या हो रही है, अर्धसेल अभिक्रियाएं हो रही हैं। तो किसी अर्धसेल अभिक्रियाओं में जो इलेक्ट्रोड विभव होते हैं, तो इलेक्ट्रोड विभव का जो अंतर होता है उसी को हम सेलों का विद्युत वाहक बल कहते हैं। इसलिए परिभाषा लिखा है कि सेल मतलब अर्धसेल अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रोड विभवों के अंतर को सेलों का विद्युत वाहक बल कहते हैं या कहलाता है। परिभाषा लिख लेंगे, फॉर्मूला लिख लेंगे, ये चाहे तो आप फिगर भी बना सकते हैं। समझ गए? तो ये आपका कंप्लीट होता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जो क्वेश्चन है उनको हम देख लेते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों आपने अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हम देख लेते हैं अपने दूसरे प्रश्न को। तो यहाँ पे हमारा दूसरा प्रश्न है जो है विशिष्ट चालकता से क्या तात्पर्य है, इसका मात्रक क्या होता है। 2014 में, 17 में, 19 में और 22 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसको हम समझ लेते हैं। देखिए ये सभी छोटे छोटे टॉपिक हैं जो आपके 2-2 नंबर में पूछे गए हैं, तो इन सभी को हम तैयार करेंगे, 2 नंबर कम नहीं होता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, इसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, हेडिंग डालना है और लिखना है विशिष्ट चालकता। क्या लिखना है, विशिष्ट चालकता। अब विशिष्ट चालकता, तो देखिए विशिष्ट चालकता हमने फिजिक्स में भी पढ़ा हुआ है, केमिस्ट्री में भी ये टॉपिक आता है, इसको भी समझ लेते हैं। विशिष्ट चालकता का भी फॉर्मूला वही होता है, बट यहाँ पे ये होता है कि इसका फॉर्मूला याद रखेंगे, कप्पा इक्वल टू 1/ρ होता है। ये क्या होता है, विशिष्ट चालकता का फॉर्मूला होता है, ठीक है। जहां पर ये कप्पा क्या है, यही कप्पा है विशिष्ट चालकता।
एक बात समझ में आ गई, कप्पा विशिष्ट चालकता, और ये रो क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध है। ठीक है, क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध। तो अगर मैं आपसे कहूं कि आप इसका परिभाषा कर दीजिए तो आप नहीं कर पाएंगे। सिंपल से कह देंगे, आप जानते हैं कि 1 अपान के नीचे यदि कोई भी होता है तो व्युत्क्रम होता है। तो हम सिंपल में कह देंगे कि किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, किसी भी कोई भी चालक है उसी का ना विशिष्ट प्रतिरोध होगा। कोई भी चालक तार है, ठीक है, कोई भी ये अगर चालक तार है तो इसी का तो विशिष्ट प्रतिरोध होगा ना। तो वही बात हम कह रहे हैं कि किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, मतलब उसके जस्ट उल्टे को हम क्या कहते हैं, विशिष्ट चालकता कहते हैं। व्युत्क्रम का मतलब होता है कि यदि विशिष्ट चालकता का मान, मतलब विशिष्ट प्रतिरोध का मान बढ़ेगा तो विशिष्ट चालकता का मान घटेगा। ठीक है, यही व्युत्क्रम होता है। परिभाषा आप क्या कहेंगे, एक बार और सुन लीजिए। आप कहेंगे किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध, किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं और इसे कप्पा से प्रदर्शित करते हैं। ये के नहीं है, कप्पा है। ठीक है, परिभाषा लिख देते हैं। आप लिखेंगे ऐसे नहीं, थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं, शॉर्ट में हम नहीं लिखेंगे। हम लिखेंगे किसी चालक के विशिष्ट, किस चालक के विशिष्ट प्रतिरोध को विशिष्ट चालकता कहते हैं। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे कि किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध को विशिष्ट चालकता कहते हैं। परिभाषा समझ लिए, फॉर्मूला ये है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं कि आपको बताना है कि इसका मात्रक क्या होता है। क्या आप बता पाएंगे? यदि आप बता पाते हैं तो कमेंट सेक्शन में केवल हाँ लिख दीजिएगा। ठीक है, मतलब क्या आपको पता है विशिष्ट प्रतिरोध मतलब विशिष्ट चालकता का मात्रक क्या होता है? यदि पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो मैं बता दे रहा हूं, बट आपको पता हो या नहीं पता हो तो यस या नो जरूर लिखिएगा कि सर हमें पता है या नहीं पता है। ठीक है, समझ लीजिए। देखिए, विशिष्ट प्रतिरोध का जो क्या होता है मात्रक होता है वो क्या होता है, ओम मीटर होता है, ओम इंटू मीटर। तो जस्ट हम इसके उल्टा कर देंगे तो इसका जो मात्रक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स हो जाएगा, ओम -1 इंटू मीटर -1। ये इसका क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा। तो ये इसका मात्रक आप याद रखेंगे क्योंकि देख रहे हैं ना इसका मात्रक पूछा गया है। तो सबसे पहली बात तो परिभाषा आपको समझ में आ गया, फॉर्मूला यह है, इसका मात्रक यह है। इतना लिख देते हैं, 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। आते हैं अपने तीसरे प्रश्न पे। देखिए, इसी के संबंध में एक और तीसरा आपका प्रश्न है जो मैं आपको बता दे रहा हूं। तीसरा हमारा प्रश्न है कि चालकत्व की परिभाषित कीजिए तथा चालकत्व और प्रतिरोध में क्या लिखिए, संबंध बताइए। ठीक है जी, ये भी हम समझ लेते हैं। चालकत्व की परिभाषित कीजिए, नीचे आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहे होंगे। चालकत्व को परिभाषित कीजिए। ठीक है जी, चालकत्व को परिभाषित कीजिए तथा चालकता एवं प्रतिरोध का मात्रक लिखिए। सॉरी, प्रतिरोध में संबंध बताइए ना, में संबंध बताइए। ये क्वेश्चन आपके कितने में पूछा गया है, 2019 में भी पूछा गया है और 2023 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए, ये आपका प्रश्न है कि चालकत्व की परिभाषित कीजिए और चालकत्व और प्रतिरोध के बीच संबंध बताइए। तो ये हम समझ लेते हैं। अब बताइए सबसे पहली बात कि चालकत्व का परिभाषा क्या होता है, क्या आपको पता है? देखिए, चालकत्व का परिभाषा बहुत ही सिंपल होता है। चालकत्व बराबर होता है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, चालकत्व बराबर होता है 1/r। ठीक है, मतलब 1/r का मतलब 1 मैं पूरा ही लिख दे रहा हूँ, प्रतिरोध।
ठीक है जी। तो ये होता है चालकत्व का फॉर्मूला। जो होता है चालकत्व जो होता है वो 1 प्रतिरोध के व्युत्क्रम होता है। मतलब सिंपल में कहें तो हम कह सकते हैं कोई भी चालक तार है, ये सपोज दैट कोई चालक तार है और इस चालक तार का प्रतिरोध है R। तो यही बात कहा जा रहा है कि किसी चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, ये प्रतिरोध ही तो है, तो यहाँ पे कहा जा रहा है किसी चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकत्व कहते हैं। समझ में आ गया चालकत्व किसे कहते हैं? तो यही बात हम लिख देंगे कि किसी, हम यही लिखेंगे, किसी चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? चालकत्व कहते हैं। समझ में आ गया चालकत्व का परिभाषा? किसी चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकत्व कहते हैं। चालकत्व बराबर 1 क्या होता है? प्रतिरोध होता है। तो ये बात आप याद रखेंगे। इसका मतलब है यदि प्रतिरोध का मान बढ़ेगा तो चालकत्व का मान क्या होगा? घटेगा। इसका मतलब यही होता है। यहाँ पे कह रहे हैं चालकत्व एवं प्रतिरोध में संबंध बताइए। तो ये फॉर्मूला ही तो संबंध है ना, ये फॉर्मूला ही तो संबंध है कि यदि चालकत्व का मान क्या होता है? घटता है तो प्रतिरोध का मान बढ़ता है। ये फॉर्मूला ही तो संबंध है इसका। तो आप केवल इतना ही लिख दीजिएगा, परिभाषा लिखने के बाद ये आप फॉर्मूला लिख लीजिएगा, आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। आशा करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा और याद आप कर लिए होंगे, छोटा छोटा सा है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और भी बहुत सारे अभी इस चैप्टर के क्वेश्चन हैं जो आपको सब कुछ याद ही करने वाला है, तो वो भी हम सब देख लेते हैं स्क्रीनशॉट। तो अब हम देख लेते हैं अपने चौथे प्रश्न को। और चौथा प्रश्न आपने तो जानते ही हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो है कोलराउस का नियम को समझाइए। इस नियम के अनुप्रयोग लिखिए। ये आपका क्वेश्चन है जो कि आपको नीचे क्वेश्चन दिखाई दे रहे होंगे। ये बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब हम इसको भी समझ लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट नियम है। देखिए यहाँ पे हमने नियम और अनुप्रयोग को लिख दिया है। देखिए इस पर मैं चाहता हूं कि आपको कम से कम समय में आपको समझा दूं, क्योंकि इस पर मैंने पर्सनली अभी कुछ दिन पहले ही इस पर वीडियो बनाया था कि जैसे कि हेनरी का नियम क्या होता है, कोलराउस का नियम क्या होता है, राउल्ट्स का नियम क्या होता है। एक ही वीडियो में हमने इन तीनों नियम को बताया है। तो यदि आप कंसिस्टेंट से हमारे चैनल को रेगुलर आप जो भी वीडियो अपलोड हो रहा है वो सब देख रहे हैं, तो आपको पता होगा और आपने वो वीडियो देखा होगा, तो आपको ये नियम याद भी होगा। तो ध्यान से समझेंगे, आपको इसी तरीके से याद हो जाएगा। यहाँ पे क्या गया है, कोलराउस का नियम हेडिंग डालेंगे, उसके बाद लिखेंगे कि इस नियम के अनुसार अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्य की विलयन की तुल्यांकी चालकता धनायन व ऋणायनों की तुल्यांकी चालकताओं के योग के बराबर होता है। इसका मतलब सिंपल से वही है, आप समझ जाइए। एक बार और मैं समझा दे रहा हूं। ठीक है, ये मान लेते हैं सपोज दैट एक विद्युत अपघट्य का, मतलब ये एक बर्तन है जिसमें हमने विद्युत अपघट्य का विलयन भरा हुआ है। विद्युत अपघट्य के विलयन का मतलब जैसे NaCl के साथ साथ इसमें जल भी है। NaCl क्या है, विद्युत अपघट्य है, और जब जल में घोल देंगे तो विद्युत अपघट्य का जलीय विलयन हो जाएगा। तो पूरा हम क्या कहेंगे, ये एक विद्युत अपघट्य का जलीय विलयन है, विद्युत अपघट्य। ठीक है, विद्युत अपघट्य का जलीय विलयन है, जिसे हम सिंपल में विद्युत अपघट्य कहते हैं। अब समझ लेते हैं, यहाँ पे ये बताया जाता है कि कोई भी यदि विद्युत अपघट्य है, ठीक है, कोई भी अगर विद्युत अपघट्य है तो इसकी अनंत तनुता पर, यहाँ पे एक फॉर्मूला बताया गया लेमडा EQ, ठीक है, इन्फिनाइट है, इन्फिनाइट लेमडा EQ प्लस माइनस लेमडा EQ माइनस, ये हमें एक फॉर्मूला बताया गया। इसी फॉर्मूले पर हम इसका क्या करते हैं, परिभाषा करते हैं। ठीक है, आप समझ लेते हैं कैसे। यहाँ पे लिखा गया लेमडा EQ नॉट, सॉरी लेमडा, ठीक है, सॉरी इन्फिनाइट लेमडा EQ। ठीक है, तो यहाँ पे समझिएगा ये अनंत है, अनंत ये लिखा गया है। ठीक है, ये EQ क्या है, तुल्यांकी है। ठीक है, मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, ये क्या है, अनंत है। ये बात आप याद रखेंगे, यहीं से मैं आपको हमेशा कहता हूँ याद होगा। ये अनंत है, ये क्या है, तुल्यांकी है, और ये लेमडा क्या है, चालकता है। तो हम यही कह रहे हैं, आप ध्यान से सुनिए, हमने लिखा है इस नियम के अनुसार
अनंत तन्यता पर किसी विद्युत अपघट्य के विलयन की तुल्यांकी चालकता। यहाँ पे ये बताया गया कि अनंत तन्यता पर किसी भी विद्युत अपघट्य, कोई भी विद्युत अपघट्य है, तो यहाँ पे कहा गया कि अनंत तन्यता पर किसी भी विद्युत अपघट्य की जो तुल्यांकी चालकता होती है, लैम्डा ये क्या है, तुल्यांकी चालकता, ठीक है। अनंत तन्यता पर अनंत तन्यता, ठीक है, ये इन्फिनाइट को हम अनंत तन्यता कहेंगे। तो अनंत तन्यता पर किसी विद्युत अपघट्य की तुल्यांकी चालकता, यहाँ पे देखिए धनायन है ना, तो धनायन और ऋणायन की तुल्यांकी चालकताओं के योग के बराबर होता है। यहाँ पे प्लस रहेगा, योग के बराबर होता है। वही बात हम यहाँ पे कह रहे हैं कि इस नियम के अनुसार अनंत तन्यता पर किसी विद्युत अपघट्य का, हम यही कह रहे हैं कि अनंत तन्यता पर किसी विद्युत अपघट्य की तुल्यांकी चालकता धनायन व ऋणायन की तुल्यांकी चालकताओं के योग के बराबर होता है। तो यही है आपका कोलराउस का नियम, जो कि मैंने 2 बार आपको बोल दिया, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, क्योंकि इसको मैंने बहुत बार पढ़ाया हुआ है, ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। वही बात हमने यहाँ पे लिखा है कि इस नियम के अनुसार अनंत तन्यता पर किसी विद्युत अपघट्य की विलयन की तुल्यांकी चालकता उसके मतलब क्या, इसी विद्युत अपघट्य के धनायन व ऋणायनों की तुल्यांकी चालकताओं के योग के बराबर होता है। परिभाषा लिख लेंगे, उसके बाद ये फॉर्मूला लिख लेंगे, ये फिगर आप चाहें तो साइड में बना सकते हैं। अनुप्रयोग पे यदि बात करें तो 2 इसका अनुप्रयोग है मुख्यतः, ठीक है। सबसे पहला है, ये आप याद रखेंगे कि इसका हम अनुप्रयोग मतलब इसका उपयोग कहाँ पे होता है, तो याद रखेंगे अनंत तन्यता पर जो दुर्बल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता ज्ञात करने में, मतलब मोलर चालकता को ज्ञात करने में इसका उपयोग होता है। कोलराउस का नियम कहाँ उपयोग होता है, जो दुर्बल विद्युत अपघट्य होते हैं, कौन, दुर्बल विद्युत अपघट्य होते हैं, उनकी मोलर चालकता ज्ञात करने में हम इनका प्रयोग करते हैं। दूसरा कि जो दुर्बल विद्युत अपघट्यों के वियोजन की मात्रा को गणना करने में या ज्ञात करने में, मतलब जो दुर्बल विद्युत अपघट्य हैं तो उनकी वियोजन की मात्रा को ज्ञात करने में कि दुर्बल विद्युत अपघट्य किसमें कितना घुला गया है, उसकी मात्रा को जांच करने के लिए, उसकी मात्रा को पता लगाने के लिए हम किसका, कोलराउस का नियम का उपयोग करते हैं। तो ये 2 आप अनुप्रयोग भी लिख लेंगे। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने पढ़ाया हुआ है ना, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा समय नहीं दिया, लिख दिया हूँ। सब आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, अपने नोट्स भी आप प्रिपरेशन करते हुए चलिए, ठीक है, सब कुछ तैयारी अच्छे से करते हुए चलिए। नोट्स तो वैसे हम अवेलेबल करा ही रहे हैं अपने व्हाट्सएप, जो क्या है व्हाट्सएप के चैनल है उस पर भी, और टेलीग्राम का जो टेलीग्राम चैनल है उस पर भी। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उससे ज्वाइन हो जाइएगा, क्योंकि वहाँ पर सभी का फ्री में आपको PDF इन सभी का मिल जाएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आशा करते हैं दोस्तों आपने अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम देख लेते हैं अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो है हमारा 5वां क्वेश्चन कि फैराडे के वैद्युत अपघटन का प्रथम नियम लिखिए। 2017 में, 18 में, 20 में ये पूछा गया है। और फिर से एक और क्वेश्चन है कि फैराडे के वैद्युत अपघटन का द्वितीय नियम लिखिए, जो कि ये भी आपको नीचे क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, ये भी बार बार पूछा गया है, ठीक है। तो अब हम समझ लेते हैं ये बात कि ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं ना, तो देखिए अब एक एक को हम यहाँ पे सब कुछ लिख दिए हैं। देखिए सबसे पहली बात, तो इन सभी जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब हमने पहले ही करा दिया है। तो मैं चाहता तो आपको मैं कह देता कि ये सभी क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिएगा। आप जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, केमिस्ट्री पे क्लिक कीजिए, आपको ये सब वीडियो मिल जाएंगे। या आप केवल लिखिएगा फैराडे के वैद्युत अपघटन का नियम ब्रदर सर, इतना लिख के सर्च कीजिए, वीडियो मिल जाएगा आपको। ऐसा मैं कह सकता था, परंतु मैं इस तरीके से न कहकर आपको मैं यहाँ पे समझा दे रहा हूँ, इसलिए क्योंकि 1 शॉट वीडियो है, ठीक है। तो मैं ये कहूँगा थोड़ा सा मैं कम इन सभी पर समय दूंगा, ठीक है, क्योंकि ये सब आपका रिवीजन करा रहे हैं हम, ठीक है। तो 1 शॉट वीडियो है तो इसमें रिवीजन भी आपको, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट ये सभी VBI क्वेश्चन तैयार कर लिए होंगे, फिर भी हम एक्सप्लेन करेंगे इतना कि आपको समझ में फिर भी नहीं समझे हैं तब भी आपको आ जाए, तो ध्यान से आप समझेंगे। यहाँ पे हमने लिख दिया फैराडे के वैद्युत अपघटन का प्रथम नियम। देखिए फैराडे के वैद्युत अपघटन का 2 नियम होता है, मतलब फैराडे ने वैद्युत अपघटन के संबंध में 2 नियम प्रस्तुत किया था। एक है प्रथम नियम, एक है द्वितीय नियम। तो प्रथम नियम को सबसे पहले समझ लेते हैं। यहाँ पे हमने लिखा है फैराडे के वैद्युत अपघटन का प्रथम नियम। यहाँ पे हमने लिखा है कि वैद्युत अपघटन की क्रिया में
इलेक्ट्रोडों पर मुक्त या एकत्रित होने वाले पदार्थों की मात्रा सेलों में प्रवाहित आवेश के समानुपाती होता है। समझ लेते हैं, थोड़ा सा आप समझिएगा, यहाँ पे नहीं समझेंगे आपको याद नहीं होगा। तो ये एक सपोज डेट ये एक सेल हम ले लेते हैं, ठीक है, ये हमने एक यहाँ पर सेल ले लिया। अब जब हम सेल लेते हैं, ठीक है, तो सेल में हम जानते हैं कि सेल में एक तो धनात्मक प्लेट होता है, एक ऋणात्मक प्लेट होता है। तो सपोज डेट ये एक धनात्मक प्लेट हम ले लेते हैं, यहाँ पे ये एक प्लेट है, एक और ये प्लेट है, दो हमने यहाँ पर प्लेट भी ले लिया, एक धनात्मक एक ऋणात्मक। तो सपोज डेट ये एक धनात्मक प्लेट है, ये एक ऋणात्मक प्लेट है। इसमें क्या घुला होता है, इसमें बीच में क्या होता है, वैद्युत अपघटन, मतलब वैद्युत अपघट्य पदार्थ होता है। इसमें बीच में क्या होता है, वैद्युत अपघट्य पदार्थ होते हैं। वैद्युत अपघट्य पदार्थ मतलब कि NaCl एक वैद्युत अपघट्य पदार्थ है। NaCl को जल में मिला देंगे तो ये वैद्युत अपघटन हो जाएगा, मतलब यहाँ पर Na और Cl इसमें घुले हुए हैं, मतलब वैद्युत अपघटन का जलीय विलयन है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने केवल यही बताया कि एक विद्युत अपघटन का जलीय विलयन है जिसमें एक धनात्मक प्लेट है, एक ऋणात्मक प्लेट है। तो यहाँ पे वैद्युत अपघट्य है, तो यहाँ पे क्या होगा, वैद्युत अपघटन की क्रिया होगी। वैद्युत अपघटन की क्रिया कैसे होगी ये हम समझा दे रहे हैं थोड़ा सा। देखिए यहाँ पे हमने लिखा है ना वैद्युत अपघटन की क्रिया में, ठीक है। तो वैद्युत अपघटन की क्रिया भी हम आपको समझा दे रहे हैं, नहीं तो आप कहेंगे कैसे होगी क्रिया। सपोज डेट मैं थोड़ा सा इसको मिटा दे रहा हूँ, जैसे लिखूँ तो आपको अच्छे से समझ में आए। देखिए NaCl जब घुलेगा तो Na प्लस और Cl माइनस में टूट जाएगा। टूटेगा कि नहीं, वैद्युत अपघटन का मतलब ये होता है जिसमें वैद्युत अपघट्य पदार्थ टूट जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, आयनों में टूट जाते हैं। तो अब बताइए ये धनात्मक इस पर आवेश है और इस पर ऋणात्मक आवेश है, तो कौन किसकी ओर आकर्षित होगा, ये धनात्मक आवेश है ना, तो ऋणात्मक वाले प्लेट की ओर आकर्षित होगा, ठीक है। और ये ऋणात्मक है तो ये धनात्मक वाले प्लेट की ओर आकर्षित होगी, होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगा, ठीक है। तो ये दो प्लेट है, तो इनको हम क्या कह सकते हैं, एक है एनोड मान लेते हैं, ये एनोड है और ये है कैथोड। तो इन दोनों को हम इलेक्ट्रोड कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, इन दोनों को अगर हम कैथोड एनोड ना कहें तो इन दोनों को अगर नाम देना हो तो हम कहेंगे इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड मतलब होता है कैथोड और एनोड दोनों, ठीक है। तो वही बात हम कह रहे हैं कि किसी वैद्युत अपघटन की क्रिया में ये धनात्मक वाला इस पे जा रहा है, क्लोरीन माइनस है जो धनात्मक प्लेट की ओर जा रही है, तो यही होता है वैद्युत अपघटन की क्रिया। तो वही बात कहा जा रहा है कि वैद्युत अपघटन की क्रिया में इलेक्ट्रोडों पर मुक्त या एकत्रित होने वाले पदार्थों की मात्रा। अब बताइए ये दोनों इलेक्ट्रोड हैं तो इस पे एकत्रित हो रहा है कि नहीं, इस पर पदार्थ एकत्रित हो रहे हैं। सोडियम है ये इस पर जा रहा है, एकत्रित हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है, ठीक है। क्लोरीन है ये इस पर एकत्रित हो रहा है। तो यही बात कहा गया कि वैद्युत अपघटन की क्रिया में इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होने वाले या एकत्रित होने वाले पदार्थों की मात्रा को हम W से प्रदर्शित करते हैं। तो पदार्थों की मात्रा सेलों में प्रवाहित आवेश के समानुपाती होता है, मतलब ये सो सेल द्वारा जो आवेश प्रवाहित किया जाता है उसके समानुपाती होता है। समझ में आ गया। मैंने आपको क्या बताया, हमने यही बताया कि वैद्युत अपघटन की क्रिया में इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित होने वाले पदार्थों की मात्रा सेलों के आवेश मतलब सेलों में प्रवाहित आवेश के समानुपाती होता है। मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे, ये हमें फॉर्मूला मिलता है। अब इसी को मैं हल कर दे रहा हूं, ठीक है। यदि इसको मैं देखूं, देखिए Q है तो Q हम जानते हैं I इक्वल टू क्या होता है, Q/T होता है। ये बात आपने पढ़ा है कि नहीं, धारा विद्युत धारा इक्वल टू आवेश बटे समय होता है। अगर हम ये इधर T इधर गुणा भाग में है, इधर आएगा तो गुणा कराएगा, तो यहाँ से Q का मान जो आएगा वो क्या आ जाएगा, I इंटू टी आएगा कि नहीं आएगा, I इंटू टी। तो बताइए Q की जगह पर हम I इंटू टी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो I इंटू टी लिख दिया हमने, ठीक है। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, देखिए इसे मैंने मिटा दिया। अब समझते हैं, ये W लिख दिया। समानुपाती का चिन्ह आता है, इक्वल का जब चिन्ह आता है तो यहाँ पे एक नियतांक आता है जो है Z, ठीक है। अब फिर से ये I है, अब फिर से ये T है तो T हमने लिख दिया। तो ये हमें मेन एक फॉर्मूला मिलता है, ठीक है। तो ये बात आप याद रखेंगे,
ये क्या है, W क्या है, पदार्थ, मतलब इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित होने वाले पदार्थों की मात्रा, या भार भी कह सकते हैं कि पदार्थों का भार है। ये क्या है, ये है सेलों द्वारा प्रवाहित आवेश। यहाँ पे जेड क्या है, ठीक है, आई है धारा, टी है समय, जेड क्या है, जेड है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं, ये बात आप याद रखेंगे, जेड इक्वल टू है विद्युत रासायनिक तुल्यांक। ये बात आप कभी भी भूलेंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि ये बात आपको लिखना होगा, क्योंकि सब कुछ तो पहचान लेंगे परंतु ये जेड आपसे पूछा जाएगा, किसी के भी दिमाग में आएगा कि जेड है क्या, तो विद्युत रासायनिक तुल्यांक है। पहला नियम आपको समझ में आ गया, ये आपके मिला देगा आपको 3 नंबर, तो ये बात आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये नियम है। अब आते हैं इसका द्वितीय नियम पे, जो है फैराडे के वैद्युत अपघटन का द्वितीय नियम, ठीक है, तो इसको हम समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा गया है फैराडे के वैद्युत अपघटन का द्वितीय नियम, ये भी आप समझेंगे तो आपको याद हो जाएगा, सिंपल सा है, ध्यान से सुनिएगा। हमने कहा जब विभिन्न वैद्युत अपघट्य में, मतलब जब विभिन्न विद्युत अपघट्य में विद्युत समान धारा प्रवाहित की जाती है, ठीक है, जब अलग अलग मान लेते हैं NaCl एक वैद्युत अपघट्य है, ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे वैद्युत अपघट्य होते हैं, जैसे NaCl हो गया, KCl हो गया, ठीक है, तो ये सब विद्युत अपघट्य ही हैं। तो कहा गया है जब विभिन्न विद्युत अपघट्य में समान धारा प्रवाहित करते हैं, मतलब उसमें हम समान धारा विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित होने वाले पदार्थों की मात्रा, जो इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित होने वाले जो पदार्थों की मात्रा होती है, ठीक है, वह उनके तुल्यांकी भार व विद्युत रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होता है। वो किसके समानुपाती, तो यहाँ पे कहा गया वह तुल्यांकी भार के माने भार के भी समानुपाती होता है और विद्युत रासायनिक तुल्यांक के भी समानुपाती होता है। तो पहली बात कि जो पदार्थों की मात्रा जो होती है वो किसके समानुपाती होता है, तो वो समानुपाती होता है तुल्यांकी भार के। तो तुल्यांकी भार को हम ई से लिखते हैं, ठीक है, तो ये हमने तुल्यांकी भार लिख दिया। अब समझते हैं थोड़ी सी ये बात कि यहाँ पे एक और बात कहा गया है, विभिन्न विद्युत अपघट्य, मतलब अलग अलग विद्युत अपघट्य है। मान लेते हैं हम 2 विद्युत अपघट्य होगा, तो एक विद्युत अपघट्य के लिए जो क्या होगा पदार्थ, एक विद्युत अपघट्य के लिए मान लेते हैं एक ये है, एक और हो गया कोई विद्युत अपघट्य इसी प्रकार, ठीक है, और वहाँ पे NaCl के जगह पर KCl हो गया। बनाना फिगर नहीं है, बस समझना है। तो मान लेते हैं इस पर जो एकत्रित होगा पदार्थों की, मतलब इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित होने वाले पदार्थों का मात्रा है जो है W1, ये समानुपाती होता है किसके, उसके तुल्यांकी भार के, तो इसको हम E1 लिख दे रहे हैं। इसी प्रकार दूसरा एक और होगा कि नहीं होगा, दूसरा, इसलिए तो विभिन्न लिखा गया ना। तो मान लेते हैं दूसरा जो होगा, दूसरा इलेक्ट्रोड, तो उस पर जो एकत्रित होने वाला पदार्थों की मात्रा होगा उसे W2 से लिखते हैं, और ये समानुपाती किसके होगा, उसके तुल्यांकी भार के समानुपाती होगा कि नहीं होगा, यदि 2 है तो। अब समझिए ये सब आपको लिखना होगा। उसके बाद ये W E1, और इसको यदि समानुपाती का चिन्ह हटता है तो यहाँ पे एक नियतांक आता है जो है K, और उसके बाद E1 हम लिखते हैं, तो ये हमें एक फॉर्मूला यहाँ से मिलता है, ठीक है। और यदि इसको भी हम देखें तो यहाँ पे जब इक्वल का चिन्ह आता है तो एक नियतांक आता है जो है K, और उसके बाद E2 लिखते हैं, तो यहाँ से हमें एक ये फॉर्मूला मिलता है, ठीक है जी। ये बात आप समझ गए। इसको हम मानते हैं समीकरण फर्स्ट, इसको मानते हैं समीकरण सेकेंड, ये बात आप समझ गए। अब देखिए, अब आपका ये हल हो ही गया है, अब समझिएगा थोड़ा सा। यदि हम समीकरण फर्स्ट में सेकेंड से भाग देते हैं, तो जब भाग देंगे, ठीक है, तो W1, ठीक है, मतलब दाएं वाला दाएं से भाग देगा, बाएं वाला बाएं से, तो इसके भाग होगा, तो W1 बाई W2 हो जाएगा, और K1 E1 बटे K2 E2 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब समझिएगा ये K से K कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमें एक फॉर्मूला मिलेगा जो है W1 बाई W2 इक्वल टू E1 बाई E2, ठीक है, तो ये हमें फॉर्मूला मिलता है। तो ये आपका फॉर्मूला मिल गया, ये आप इस फॉर्मूले को लिख लीजिएगा, यही फॉर्मूला है। ये तो नियम आपको यही याद हो गया होगा कि जब विभिन्न विद्युत अपघट्य में समान धारा प्रवाहित करते हैं तो इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित होने वाले पदार्थों की मात्रा
उसके तुल्यांकी भार के समानुपाती होता है। और किसके समानुपाती होता है? विद्युत रासायनिक तुल्यांक, मतलब जेड के भी समानुपाती होता है। एक और बात याद रखेंगे कि ये जो होता है ये तुल्यांकी भार के भी समानुपाती होता है। और ये बात याद रखेंगे W1 बाई W2 जो होता है ये और किसके बराबर होगा? ये Z1 बाई Z2 के भी बराबर होगा। ये भी बात आप लिख लेंगे। जहां पर Z1 क्या है? पहला जो क्या है? पहला एक विद्युत अपघट्य है, उसका है विद्युत रासायनिक तुल्यांक। और Z2 क्या है? दूसरा जो विद्युत अपघट्य होगा उसका विद्युत रासायनिक तुल्यांक है। ये बात आप समझ गए? तो देख रहे हैं ये इसके बराबर है और फिर से ये वाला ही Z1 के बराबर है। इसका मतलब कि ये आप समझिएगा, ये और ये तीनों आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, तो अगर जगह होता तो मैं नीचे लिख देता इतना इक्वल टू इतना इक्वल टू Z1 बाई Z2। ये भी आप नीचे लिख सकते हैं। तो ये हुआ आपका वैद्युत अपघटन का प्रथम और द्वितीय नियम, जो कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो मैं यही कहूँगा कि इतना मेहनत लगाकर आपको पढ़ाया जा रहा है, तो मैं यही कहूँगा ना, वीडियो को लाइक कीजिएगा और जितना आपको हो सके उतने अपने सभी फ्रेंड्सों के पास इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। उनसे आप कहिएगा कि आप भी इस चैनल से पढ़ाई करें, आपको सीरियस होकर यहाँ पे पढ़ाई कराया जा रहा है। ठीक है ना, आप चाहेंगे तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर सकते हैं। आप समझिए ना, ये आपका ही चैनल है, इस तरीके से सोचकर अगर चलेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है ना, आपके लिए तो इतना मेहनत किया जा रहा है। और मान लेते हैं सपोर्टेड यदि आप ही हैं, आपको समझ में भी आ रहा है, आप पढ़ना भी चाहते हैं, बट आप अगर सपोर्ट नहीं करेंगे तो कौन करेगा सपोर्ट? तो आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो अब मैं यही कहूँगा कि आप सपोर्ट कीजिएगा जितना ज़्यादा हो सके। ठीक है, लिंक को शेयर कीजिएगा, अपने जब भी दोस्तों से मिलिए, कोचिंग में जाते हैं उनसे मिलिए, तो उनसे ज़रूर कहिए कि आप भी इस चैनल से पढ़ाई करें। ठीक है, ये नहीं ईर्ष्या नहीं रखना है कि वो पढ़ेंगे, मेरा दोस्त पढ़ेगा तो वो आगे हो जाएगा मुझसे, ऐसा नहीं रखना है। अगर वो ज़्यादा मेहनत करने वाला है ना तो वो कभी भी आगे चला जाएगा, आपको रोकने इस वाले से थोड़ी ना होने वाला है। ठीक है, तो एक कहते हैं ना कि अच्छा कर्म कीजिए, आपके साथ भी अच्छा ही होगा, भले ही अभी अच्छा ना हो बाद में अच्छा होगा। तो अच्छे विचार भी रखिए, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे के और बहुत सारे क्वेश्चन हैं उन सभी को हम करेंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जितने भी आपको चैप्टर हम करा रहे हैं उन सभी का रिवीजन आप करते हुए चलिएगा। और न्यूमेरिकल है, देखिए इसमें ज़्यादातर आपको इसी तरीके के क्वेश्चन ही ज़्यादातर पूछा गया है, न्यूमेरिकल कम पूछा गया है, इसलिए मैं न्यूमेरिकल को इसमें नहीं करा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकल से ज़्यादा ये सब पूछे गए हैं, यही सब हम करेंगे। और न्यूमेरिकल का हमने एक सीरीज स्टार्ट किया हुआ है जिसमें हम फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का न्यूमेरिकल हम करा रहे हैं। तो जब न्यूमेरिकल का वीडियो आए तो उसको खास कर देखिएगा, न्यूमेरिकल सब टीचर नहीं कराते हैं। ठीक है ना, तो मैं यही कहूंगा कि न्यूमेरिकल पर खास कर ध्यान दीजिएगा, नहीं तो उस समय जब आप पेपर में बैठे होंगे तो आप भी कहेंगे कि हाँ हमने कहा था कि न्यूमेरिकल तैयार कर लीजिए, आपने न्यूमेरिकल नहीं तैयार किया, जिसके कारण आपके बहुत सारे क्वेश्चन छूट सकते हैं। तो न्यूमेरिकल ऐसी गलती नहीं करना है, न्यूमेरिकल पर खासकर ध्यान देना है। ठीक है, तो वो हम करा रहे हैं, उस सीरीज को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का न्यूमेरिकल का लिंक मैं दे दूंगा, तो वहां से आप सभी वीडियो अभी तक जितने भी पढ़ाए गए हैं उन सभी का देख लीजिएगा। और भी हम आगे कराएंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे के और क्वेश्चन है उनको देख लेते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों आपने अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हम देख लेते हैं अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न को, जो है हमारा कि नेक्स्ट समीकरण पर टिप्पणी लिखिए। 2015 में, 16 में, 17, 18, 22, 23 ये सभी वर्षों में पूछा गया है। तो हम समझ लेते हैं नेक्स्ट समीकरण क्या है। नेक्स्ट समीकरण देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हेडिंग डालना है, उसके बाद आता है कि नेक्स्ट समीकरण आखिर है क्या। तो देखिए नेक्स्ट समीकरण कुछ है नहीं, ये नेस्ट नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने कुछ पदों पर संबंध बताया है। ठीक है, उसी का नाम इन्होंने दे दिया है नेस्ट समीकरण। ठीक है, अब वो क्या रिलेशन होता है, क्या संबंध होता है, उसको हम जानेंगे, समझिएगा, नहीं तो रट्टा मारेंगे तो याद नहीं होगा, समझ जाएंगे यूं ही आप बोल देंगे। तो चलिए हम समझते हैं। तो नेस्ट नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने एक संबंध बताया जो है E0 माइनस 2.303 RT बाई NF। ठीक है, 1/, लॉग भी तो होता है ना, log 10 1/, कोष्ट में
Mn प्लस। ये इन्होंने ये एक फॉर्मूला ये याद रखेंगे आप, नेस्ट समीकरण का ये फॉर्मूला है और यही है संबंध जिस पर नेस्ट नामक वैज्ञानिक ने बताया था। अब थोड़ा सा मैं यहाँ पे नाम लिख दे रहा हूँ कि इनमें से कौन कौन क्या क्या है, ये आप समझ के तो आपको नियम याद हो जाएगा। ठीक है, ये समीकरण तो देखिए जो ई है ना, ई क्या है, ई है धातु का इलेक्ट्रोड विभव। क्या है, ई है धातु का इलेक्ट्रोड विभव, ई है धातु का इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, उसके बाद आता है ई नॉट। ई नॉट क्या है, तो ई नॉट है मानक इलेक्ट्रोड विभव। ये सब नाम आप याद रखेंगे, न्यूमेरिकल में भी बहुत ही आपके लिए उपयोगी साबित होगा। उसके बाद यहां पे आर क्या है, गैस नियतांक है। ठीक है जी। टी यहां पे क्या है, टी है परमताप। उसके बाद आता है एन क्या है, यहां पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। उसके बाद एफ क्या है, एफ है फैराडे स्थिरांक। समझ में आ रहा है, एक एक बात को याद रखिएगा। उसके बाद 1/, ठीक है, log 10 का तो मान आपको देगा। ये क्या है कि विलयन में धातु आयनों की सांद्रता है। m क्या है, किसी विलयन की धातु आयन की सांद्रता, मतलब विलयन की, हम लिख सकते हैं विलयन की धातु आयनों की सांद्रता। ठीक है जी, ये हमने आपको सबसे पहले तो इन सभी में देखिए ई क्या है, ई है धातु का इलेक्ट्रोड विभव। ई नॉट क्या है, ई है मानक इलेक्ट्रोड विभव। यहाँ पे आर क्या है, आर है गैस नियतांक। ठीक है, टी क्या है, परमताप है। एन क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। एफ क्या है, फैराडे स्थिरांक है। log 10 का तो मान देगा ही 1/। और ये एम एन प्लस क्या है, तो ये है विलयन में किसी भी, कोई भी विलयन है तो किसी विलयन के धातु आयन की सांद्रता है। समझ गए। तो अब क्या होता है, यहाँ पे तीन चीज ही आपको ध्यान देना है। जो नेस्ट नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने तीन चीजों पर, मुख्यतः तीन चीजों पर संबंध बताया। एक है धातुओं का इलेक्ट्रोड विभव, फिर से मानक इलेक्ट्रोड विभव, और अंतिम में क्या है, विलयन में धातु आयन की सांद्रता। इन तीनों पर ही उन्होंने संबंध बताया। मतलब उन्होंने ये कहा नेस्ट के अनुसार, आप कहेंगे नेस्ट के अनुसार, ठीक है, उन्होंने क्या बताया, नेस्ट के अनुसार किसी ताप T पर, कोई भी ताप है तो किसी ताप पर धातु का इलेक्ट्रोड विभव, ध्यान से समझेंगे, नेस्ट के अनुसार किसी ताप पर धातु का इलेक्ट्रोड विभव, ठीक है, मानक इलेक्ट्रोड विभव तथा विलयन की धातु आयन की सांद्रता में निम्नलिखित संबंध होता है। और उसके बाद ये नीचे आप ये समीकरण लिख देंगे, आपका हो गया। समझ पा रहे हैं। तो यही बात आपको लिखना होता है कि यही, मतलब यही से भी आप बोल सकते हैं ना, बस नाम आपको याद होना चाहिए। आप कह सकते हैं, क्या कहेंगे कि नेस्ट के अनुसार किसी ताप पर धातु का इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव तथा विलयन की धातु आयन की सांद्रता में निम्नलिखित संबंध होता है। यही होता है आपका नेस्ट समीकरण। तो वही बात मैं यहां पे लिखूंगा। हम क्या लिखेंगे, नेस्ट के अनुसार, नेस्ट के अनुसार किसी ताप T पर, ठीक है, किसी ताप T पर धातु का इलेक्ट्रोड विभव, हम ये लिखेंगे धातु का इलेक्ट्रोड विभव, जिसे हम किससे, E से प्रदर्शित करते हैं, धातु का इलेक्ट्रोड विभव। फिर से मानक इलेक्ट्रोड विभव, ठीक है, दूसरा क्या है, मानक इलेक्ट्रोड विभव, जिसे हम ई नॉट से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और तथा तीसरा कौन सा है, तीसरा है विलयन की धातु आयन की सांद्रता तथा किसी विलयन की
धातु आयनों की सांद्रता में निम्नलिखित संबंध होता है। संबंध होता है। ठीक है जी, तो आपने समझ लिया ये नियम क्या है, मतलब ये समीकरण क्या है। समीकरण नहीं है, यही है आपका समीकरण, जो नेस्ट समीकरण। तो ये बात आप लिख लेंगे। एक बार और सुन लीजिए, किसी मतलब नेस्ट के अनुसार किसी ताप पर धातु का इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव तथा किसी विलयन की धातु आयनों की सांद्रता में निम्नलिखित संबंध होता है। उसके बाद ये आप फॉर्मूला लिख लेंगे, नीचे आप ये भी लिख लेंगे, जिससे पता चलेगा कि कौन क्या क्या है। ठीक है, ये आपका हो गया आपका। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे के और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, 4-4 नंबर वाले, ठीक है, 3-3 नंबर वाले, उन सभी को देख लेते हैं। उसके बाद अंत में हम देखेंगे 5-5 नंबर वाले भी। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आशा करते हैं दोस्तों आपने अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे। तो देखिए हमारा यहाँ पे हमने 3 प्रश्नों को ले लिया है, ध्यान से आप समझेंगे और इन सभी को आपको याद कर लेना है। सबसे पहला पूछा गया है कि इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं, 2015 में भी पूछा गया है और भी तरीके से घुमाकर क्वेश्चन ये पूछा गया है। ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं। दूसरा है मानक इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं, और यहाँ पे कहा गया इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव में संबंध लिखिए, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। फिर से मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, इसको भी हम जानेंगे। ये सब क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछने के भी चांसेस आगे बन सकते हैं। तो हम कह रहे हैं ना कि हमें 90+ लाना है, और 90+ लाना है तो मेहनत भी हमें सबसे अलग करना होगा, सबसे ज़्यादा करना होगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। देखिए सब कुछ लिख दिया है, थोड़ा सा आप समझेंगे आपको याद हो जाएगा, क्योंकि ये पीछे मैंने तो बहुत बार ये सब कुछ पढ़ा दिया है ना, तो पढ़े होंगे आप ये सब। सबसे पहले आता है इलेक्ट्रोड विभव। इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा, आपको याद हो जाएगा। यहाँ पे हमने एक फिगर बनाया है इलेक्ट्रोड विभव का। यहाँ पे ये बताया जाता है कि ध्यान से समझेंगे, ये एक क्या है, एक बर्तन है। ठीक है, तो ये क्या है, इसमें विद्युत अपघट्य घोला गया है। जैसे ये जो एक धातु का छड़ है, तो ये कॉपर धातु का हमने छड़ ले लिया है। ठीक है, तो कॉपर धातु का हमने छड़ लिया है, तो उसी धातु के लवण के विलयन में हम डुबाएंगे। मतलब कॉपर यदि हमने छड़ लिया है तो कॉपर धातु के लवण का जो विलयन होगा, कॉपर के लवण का जो विलयन होगा, उसी में हम डुबाएंगे। तो ये जो विलयन हम लेंगे वो भी हम कॉपर सल्फेट का लेंगे, CuSO4 का लेंगे। याद रखेंगे, यदि हमने कॉपर का छड़ लिया है तो कॉपर सल्फेट के ही विलयन में डुबाना है, जिसका हम क्या लेंगे, छड़ लेंगे, उसी के विलयन में हम डुबाते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, जब किसी छड़ को जब किसी धातु के छड़ को उसी के लवण में के विलयन में डुबोया जाता है, तो इस धातु के छड़ पर एक आवेश उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, उस धातु के छड़ पर क्या हो जाता है, एक आवेश उत्पन्न हो जाता है। यहाँ पे देख रहे हैं ना, प्लस आवेश उत्पन्न हुआ है। तो वही हम कह रहे हैं, जब किसी धातु के छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबोया जाता है, तो उस धातु के छड़ पर एक आवेश उत्पन्न हो जाता है, और उस आवेश के कारण उस धातु की सतह पर एक विभव उत्पन्न होता है, और उस विभव को ही हम इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। समझ में आया हमने क्या आपको बताया? वही बात हमने यहाँ पे लिखा है कि जब किसी धातु के छड़ को उसी के लवण के विलयन में डुबोया जाता है, ठीक है, तो छड़ पर एक आवेश उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण छड़ की सतह पर एक विभव उत्पन्न होता है, और उस विभव को ही हम इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको हमने यहां से समझाया है, याद हो गया होगा। आप यहीं से देखकर बोलिएगा कि जब किसी धातु के छड़ को उसी के लवण के विलयन में डुबोया जाता है, तो धातु की सतह पर एक आवेश उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण धातु की सतह पर एक विभव उत्पन्न होता है, और उस विभव को ही हम कहते हैं इलेक्ट्रोड विभव। बताइए आपको याद हो गया कि नहीं? सिंपल सा है, इसलिए मैंने परिभाषा पहले लिख दिया था कि लिखने में समझ आएगा। उससे अच्छा है समझने में टाइम देते हैं, समझ जाएंगे। आपको लिखा हुआ है, आप लिख लीजिएगा,
समझ पा रहे हैं ना। नोट्स के लिए तो आपको पता ही है, तो लिंक में जाकर ज्वाइन हो जाइएगा। जो व्हाट्सएप का लिंक है, जो टेलीग्राम का लिंक है, उन सभी को आप ज्वाइन कर लेंगे, जहाँ पर पीडीएफ आपको इन सभी वन शॉट वीडियो जो है उन सभी का पीडीएफ नोट्स वहाँ पे मिल जाएगा फ्री में ही, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन समाप्त होता है, ठीक है। अगला आते हैं, अगला है मानक इलेक्ट्रोड विभव। ये 4 नंबर वाला प्रश्न है। मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है और इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव के बीच संबंध बताइए। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है। तो देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया मानक इलेक्ट्रोड विभव। अब इसमें कुछ नहीं होता है, जैसे हमने यहाँ पर एक धातु का छड़ लिया था और उसी के लवण के विलयन में हमने डुबोया था, ठीक है, उसी प्रकार सब प्रक्रिया यहाँ पे भी वही हो रहा है। जैसे यहाँ पर भी हमने कॉपर का एक छड़ लिया है और इसी को कॉपर सल्फेट के ही विलयन में हम डुबो रहे हैं, परंतु उससे पहले हम क्या कर रहे हैं कि कॉपर सल्फेट का जो विलयन है उसमें कुछ हमने कंडीशन लगा दिया कि इसमें जो विलयन होगा उसका जो दाब होगा, ये याद रखेंगे। 3 कंडीशन यहाँ पे हम लगा दे रहे हैं कि इसमें जो क्या होता है, दाब होता है वो 1 एटीएम होना चाहिए, ठीक है, एटीएम, ठीक है। तो 1 एटीएम दाब होना चाहिए, फिर से ताप जो होना चाहिए इस विलयन का, जो कॉपर सल्फेट का विलयन है, इसका जो ताप होना चाहिए वो कितना 25 डिग्री सेल्सियस ही होना चाहिए, उससे अधिक या कम नहीं होना चाहिए। और तीसरा 1 मोलर सांद्रता होना चाहिए, मतलब इसकी जो सांद्रता है, सांद्रता वो कितना होना चाहिए, 1 मोलर होना चाहिए। तो देखिए जब किसी धातु के छड़ को उसी के लवण के विलयन में डुबोया जाता है, परंतु ये 3 कंडीशन का पालन किया जाता है। जैसे इस विलयन का जो दाब है 1 एटीएम, 25 डिग्री सेल्सियस ताप है और सांद्रता 1 मोलर है, तो 1 मोलर सांद्रता पर क्या करते हैं, मतलब ऐसे हम कह सकते हैं कि 1 एटीएम मतलब किसी विलयन, हमने यहाँ पे लिखा है ना, जब किसी धातु के छड़ को, ध्यान से समझेंगे, यहाँ पे आप समझेंगे ना तो आप किसी तरीके से, मैं समझाऊंगा हूँ तो मैं किसी तरीके से बोल सकता हूँ, बट मैं चाहता हूँ कि जो मैंने परिभाषा लिखा है उसी तरीके से मैं आपको समझाऊं जिससे आपको याद हो जाए। इसको तो परिभाषा बहुत तरीके से घुमाकर कह सकते हैं हम, कभी इसको आगे बोल देंगे, कभी धातु के छड़ को आगे बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ही समझ लेते हैं। यहाँ पे कहा गया जब किसी धातु के छड़ को 1 एटीएम दाब, 25 डिग्री सेल्सियस ताप तथा 1 मोलर सांद्रता पर उसी धातु के लवण के विलयन में डुबोया जाता है। इतनी बात आपने समझा, यहां तक हम रुक जाते हैं, यहां तक आपने समझा। यहां पे कहा गया कि जब किसी धातु के छड़ को 1 एटीएम दाब, 25 डिग्री सेल्सियस ताप और 1 मोलर सांद्रता वाले क्या उसी धातु के लवण के विलयन में डुबोया जाता है, या उसी धातु का लवण का विलयन है ना, तो उसी में डुबोया जाता है, तो क्या होता है, तो धातु की सतह पर एक विभव उत्पन्न होता है। तो इस धातु की सतह पर क्या होता है, एक विभव उत्पन्न होता है और उस विभव को ही हम मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। मैं आशा करता हूं समझ गए होंगे। देखिए सेम टू सेम जहां पे ये बोले हैं ना, उसी तरीके से ये भी बोलना है, बस आगे क्या लगा देना है कि जब किसी धातु के छड़ को 1 एटीएम दाब, 25 डिग्री सेल्सियस ताप और 1 मोलर सांद्रता पर उसी धातु के लवण के विलयन में डुबोया जाता है, तो उस धातु की सतह पर पहले क्या होगा, पहले आवेश उत्पन्न होगा और आवेश के कारण फिर से विभव उत्पन्न होगा। जैसे यहाँ पे आवेश हुआ था उसके बाद में विभव, तो उसी प्रकार यहाँ पे हो रहा है। तो हम आवेश को नहीं भी बोलेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि ज्यादा लॉन्ग भी मतलब परिभाषा हो जाए तो अच्छी बात नहीं है। तो इसलिए हम कह रहे हैं, अंतिम में एक बार और सुन लीजिए, आप कहेंगे, क्या कहेंगे कि जब किसी धातु के छड़ को 1 एटीएम दाब, 25 डिग्री सेल्सियस ताप और 1 मोलर सांद्रता पर उसी धातु के लवण के विलयन में डुबोया जाता है, तो धातु की सतह पर एक विभव उत्पन्न होता है जिसे हम मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। समझ में आ गया होगा आपको, परिभाषा हमने लिख दिया है, आप लिख लीजिएगा। और उसके बाद कह रहा है कि इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव में संबंध बताइए। तो हम बताइए, यहाँ पे लिखे है इलेक्ट्रोड विभव मानक इलेक्ट्रोड विभव में संबंध। अभी हमने कुछ देर पहले आपको पढ़ाया है नेस्ट समीकरण,
अब नेक्स्ट समीकरण में बताइए, नेक्स्ट समीकरण में ये हमने फॉर्मूला बताया था ना, E इक्वल टू ई नॉट माइनस 2.303 RT बाई NF log 1/mn प्लस, ये हमने बताया था। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कह रहा है इलेक्ट्रोड विभव, यही तो है इलेक्ट्रोड विभव जो है E, और यहाँ पे कह रहा है मानक इलेक्ट्रोड विभव, यही तो है मानक इलेक्ट्रोड विभव E नॉट। तो इन दोनों में संबंध हो गया कि नहीं, तो इसी फॉर्मूले को आप सिंपल वे में लिख देंगे। आप ऊपर थोड़ा सा लिख लीजिएगा नेक्स्ट समीकरण के अनुसार, उसके बाद ये फॉर्मूला लिख लेंगे, आपका काम हो जाएगा। समझ पा रहे हैं, 4 नंबर आपको यहीं से मिल जाएगा इतने ही लिखने पर। आइए फिगर आप बना लीजिएगा, फिगर बनाना अनिवार्य है, समझ के होंगे। आते हैं अगला हमारा है जो है 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न जो है क्या है, यहाँ पे मानक इलेक्ट्रोड विभव, जो कि आपका मानक इलेक्ट्रोड विभव नहीं होगा, ठीक है, कुछ मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होगा। देखिए मैं कह रहा था गलत लिखे हैं, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो देखिए मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं, नीचे आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहे होंगे, तो अब इसको भी हम समझ लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कह देंगे। देखिए मैं लिखने में मिस्टेक कर दिया हूँ, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं, ठीक है, बना लीजिएगा। देखिए यहाँ पे ये तो सबसे सिंपल है, बट थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे कहा गया विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रोडों का, इलेक्ट्रोड क्या होता है, एक यंत्र के तरह ही होता है। तो वही बात कहा गया कि विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रोडों का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने के लिए, मान लेते हैं सपोज ये एक इलेक्ट्रोड है, ठीक है, ये धातु का छड़, जो 2 धातु के छड़ होते हैं तो उसे हम इलेक्ट्रोड कहते हैं। तो वही मान लेते हैं कि सपोज हम मान लेते हैं कि ये एक इलेक्ट्रोड है, ठीक है, ये मान लेते हैं ये धातु का छड़ है, ये एक इलेक्ट्रोड है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहा, विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रोडों का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने के लिए एक इलेक्ट्रोड विभव का निर्माण किया गया, और उसी को हम क्या कहते हैं, मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। समझ में आ रहा है आपको क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है कि अलग अलग इलेक्ट्रोडों का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने के लिए हम फिर से एक इलेक्ट्रोड विभव का ही निर्माण किए, और जिसे हम क्या कहते हैं, मानक इलेक्ट्रोड विभव नाम दे दिए, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। समझ में आ रहा है? परिभाषा सिंपल सा है, आप याद कर सकते हैं कि विभिन्न प्रकार मतलब अलग अलग इलेक्ट्रोडों का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने के लिए एक इलेक्ट्रोड विभव का ही निर्माण किया गया, जिसे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं। और यही है इसका फिगर। यहाँ पे कुछ नहीं है, एक हमने एक बर्तन ले लिया है जिसमें HCl का विलयन इसमें भरा गया है, ठीक है। और याद रखेंगे ये एक क्या है, पाइप है, जिसमें हमने एक क्या है, प्लेटिनम के प्लेट को, धातु का एक प्लेटिनम का प्लेट होता है, उसको एक धातु से बांधकर हमने एक चालक तार से इसको लटका दिया है, ठीक है, ये एक चालक तार से लटका दिया है। और याद रखेंगे इसका जो विलयन है उसकी जो मोलरता होगी, ठीक है, वो क्या होगा, मतलब 1 मोलर सांद्रता होगा, और जो ताप होगा वो 25 डिग्री सेल्सियस ताप होना चाहिए, ठीक है। तो ये बात आप याद रखेंगे। अब कुछ नहीं होता है, यही है इलेक्ट्रोड, मानक इलेक्ट्रोड विभव का फिगर, जो कि सचित्र वर्णन आपको चित्र सहित आपको बताना होता है। तो ये आप याद रखेंगे। अब कैसे हम ज्ञात करेंगे, यहाँ पे कहा गया ना, विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रोडों का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने के लिए मानक इलेक्ट्रोड का निर्माण किया गया, जिसे हम मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं। तो ये मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है ना, तो यहाँ से जो चालक तार ये निकले हुए हैं, इसी चालक तार को जो इलेक्ट्रोड है, मान लेते हैं इसको हमें ज्ञात करना है, तो इसी चालक तार को हम इससे जोड़ देंगे, और जोड़कर बीच में क्या लगा देंगे, वोल्ट मीटर हम लगा देंगे, ठीक है। तो उससे क्या होगा, जो क्या हो जाएगा, जो सुई होता है वो इधर या इधर जाएगा, तो वही बता देगा, ठीक है, कि कितना मतलब क्या है, इलेक्ट्रोड विभव उसका कितना है। अदरवाइज मैं इस वीडियो में केवल हम उतना ही बता रहे हैं, उतना ही चर्चा कर रहे हैं जितना आप बोर्ड एग्जाम में लिखें आपको नंबर फुल मिल जाए, ठीक है, इतना ही हम बता रहे हैं। पूरा आपको डीप में इन सभी पर जानना है, तो मैंने डीप पर इन सभी पर वीडियो बनाया है, डीप में हमने पूरा गहराई में हम इन सबको बताए हैं। तो आप केवल लिख सकते हैं, जैसे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पढ़ना है तो आप लिखिए यूट्यूब पर मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ब्रदर सर, इतना लिख के सर्च कीजिएगा, वीडियो मिल जाएगा। या मानक इलेक्ट्रोड विभव पढ़ना है,
मानक इलेक्ट्रोड विभव, ब्रदर सर। तो इस तरीके से बहुत सारे टॉपिक को आप सर्च करके पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस पढ़ने का मन होना चाहिए। पढ़ने का मन होगा तो आप पढ़ ही सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी इतना प्यार कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। और भी क्वेश्चन है उन सभी को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। बट मैं देखा अभी ये जो वीडियो बन रहा है, ठीक है, इससे पहले के जो वीडियो थे वो सभी हमने दिन में बनाए थे, बट अभी का जो है अभी रात हो गया है, तो मैंने अभी वीडियो अपलोड किया है विद्युत धारा का, ठीक है। तो मैंने देखा कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने बहुत सा प्यार दिया है, सपोर्ट किया है, कमेंट करते हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, ठीक है। आप ऐसे ही कमेंट करते हैं, कमेंट के कारण ही इतना अच्छे से आपको बताया जाता है, टाइम निकाला जाता है, ठीक है। ये सब वीडियो बनाने के लिए बहुत ज़्यादा समय चाहिए। सबसे पहली बात तो नोट्स बनाना होता है, समझना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है, ठीक है। ऐसे ही कोई क्वेश्चन उठाकर नहीं बता दिया जाता कि ये आप पढ़ लीजिए, आए या ना आए इसकी कोई गारंटी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत पहले तो एनालिसिस किया जाता है, पूरा पता हम लगाते हैं, ठीक है। 3-4 घंटे उसमें लग जाते हैं, उसके बाद वीडियो बनाना है। 2 घंटे सुबह में मिलते हैं, उसमें मैं टाइम निकाल कर वीडियो कुछ बना लेता हूँ। कुछ जैसे कि आधा वीडियो, ये वीडियो है, इसमें से आधा वीडियो सुबह का बना हुआ है, आधा जो अभी बन रहा है ये रात को बन रहा है। पूरा को ऐड हम करेंगे, उसके बाद वीडियो अपलोड होगा। तो समझ पा रहे हैं, तो मेहनत अभी लेके किया जा रहा है। तो मैं यही कहूँगा, कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। हेल्प कीजिएगा, आप जितना हो सके उतना सपोर्ट कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, उनसे बताइएगा इस चैनल के बारे में। यदि आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो मैं आशा करता हूं कि आप ज़रूर सपोर्ट करेंगे, ठीक है। कमेंट्स ये जो क्या है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके आगे के और जो क्वेश्चन हैं उन सभी को हम देख लेते हैं, उसके बाद हम वीडियो को समाप्त करेंगे। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब हम देख लेते हैं अपने 11वें प्रश्न को। तो देखिए यहाँ पे हमने 2 प्रश्नों को ले लिया है। एक है 11वां हमारा प्रश्न है कि प्रबल तथा वैद्युत मतलब प्रबल तथा दुर्बल विद्युत अपघट्य को उदाहरण सहित समझाइए। 2019 में एक क्वेश्चन पूछा गया है। दूसरा एक और हमने क्वेश्चन ले लिया है कि निम्नलिखित का अर्थ स्पष्ट कीजिए। एक है चालकत्व और एक है सेल स्थिरांक। तो हम इन सभी पर डिस्कस करेंगे, ध्यान से आप सुनिएगा। सबसे पहले हम आते हैं पहले पर। पहला है कि प्रबल तथा विद्युत मतलब दुर्बल विद्युत अपघट्य का उदाहरण सहित समझाइए। तो हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि प्रबल विद्युत अपघट्य किसे कहते हैं, उसके बाद दुर्बल विद्युत अपघट्य समझ लेंगे। तो सिंपल सा इसका परिभाषा होता है, ठीक है ना, कि प्रबल विद्युत अपघट्य किसे कहते हैं। तो ऐसा विद्युत अपघट्य जो जलीय विलयन में क्या हो जाता है, आयनित हो जाता है जल्द से जल्द, मतलब जल में घुलने पर तुरंत आयनों में टूट जाता है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, प्रबल विद्युत अपघट्य कहते हैं, ठीक है। तो वही बात हमने लिखा है कि ऐसा विद्युत अपघट्य जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाता है, मतलब पूर्ण रूप से वह जलीय विलयन में अगर जल में हम घोलेंगे तो पूर्ण रूप से आयनित हो जाएगा, आयनों में टूट जाएगा। तो ऐसे को हम प्रबल विद्युत अपघट्य कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में कह दूं तो एग्जाम्पल हो जाएगा NaCl हो गया, KCl हो गया, HCl हो गया, EtC। तो देखिए ये जैसे NaCl है तो NaCl है तो NaCl को जब जल में घोलेंगे तो Na प्लस और Cl माइनस में टूट जाएगा। KCl को घोलेंगे तो K प्लस और Cl माइनस में टूट जाएगा। समझ पा रहे हैं ना। तो इसी तरीके से यदि हम जल में घुलते हैं तो पूर्णतः ये आयनों में टूट जाता है, पूर्ण रूप से ये आयनों में क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। तो ऐसे विद्युत अपघट्य को प्रबल विद्युत अपघट्य कहते हैं। वही बात हमने लिखा है कि ऐसा विद्युत अपघट्य जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं उसे हम प्रबल विद्युत अपघट्य कहते हैं। दूसरा दुर्बल विद्युत अपघट्य जस्ट उसके अपोजिट है, इसमें पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं और इसमें क्या होते हैं, पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते हैं। मतलब ऐसा विद्युत अपघट्य जो जलीय विलयन में आयनित नहीं होते हैं, ठीक है, मतलब जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं। मैं यहाँ पे लिख दूं पूर्णतः जलीय विलयन में, यहाँ पे एक ऐड कर लीजिएगा, पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं। देखिए आयनित तो होंगे पर कम होते हैं, पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते हैं, ठीक है। यदि आयनित ही नहीं होंगे तो वो तो विद्युत अपघट्य होगा ही नहीं। आयनित तो होते हैं परंतु इसमें पूर्ण रूप से हो जाते हैं, सभी हो जाएंगे, परंतु इसमें पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं, कुछ होते हैं। तो यही क्या गया, ऐसा विद्युत अपघट्य जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं
उसे हम दुर्बल विद्युत अपघट्य कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल हो जाएगा CH3COOH, ठीक है। दूसरा इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं NaHOH, ठीक है। तो ये बात आप याद रखेंगे। जैसे यही आयनित का कर दिया जाए तो CH3COO- H+ में टूट जाता है, ठीक है। तो ये तो टूटेगा, ऐसा बात नहीं है, परंतु सभी टूटेंगे नहीं, सभी आयनित नहीं होंगे। तो ये आपका हो गया, ठीक है। आप समझ गए होंगे प्रबल और विद्युत अपघट्य किसे कहते हैं। और जानते हैं ये कितना आसान क्वेश्चन है, 4 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसलिए मैं करा रहा हूं कि बिल्कुल भी इसमें ज्यादा न्यूमेरिकल नहीं है, न्यूमेरिकल आपसे ज्यादा नहीं पूछा जाता है। इसमें इसी प्रकार के मतलब परिभाषा सहित ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम क्यों छोड़े भैया, क्यों छोड़े इतना आसान, हमें सब करना है, ठीक है। दूसरा प्रश्न आते हैं, जो है 12वां हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित का अर्थ स्पष्ट कीजिए। पहला है चालकत्व, दूसरा है सेल स्थिरांक या नियतांक भी कह देगा। तो देखिए चालकत्व का अभी हमने परिभाषा दिया है पीछे, आप जाइए उसको देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। चालकत्व हमने सबसे पहला दूसरा शायद क्वेश्चन कि पहला दूसरा, हाँ शायद दूसरा ही क्वेश्चन हमने चालकत्व पे कराया था। तो आप जाकर आपको तो याद ही होगा, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा पीछे वीडियो करके। अब आता है दूसरा सेल नियतांक, इसको भी हम समझ लेते हैं, 2023 में ही क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखिए सेल नियतांक सिंपल सा क्वेश्चन है, पर समझेंगे नहीं तो याद नहीं होगा। यहाँ पे क्या कहा गया, कह रहा है कि किसी सेलों के इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, ठीक है, दूरी को L से हम दर्शा रहे हैं। तो मतलब कोई भी सेल है तो सेल के अंदर इलेक्ट्रोड होता है, मतलब एक धनात्मक प्लेट एक ऋणात्मक प्लेट होता है ना, एक कैथोड एक एनोड। तो उसी प्रकार वही कहा जा रहा है कि कोई भी सेल है तो उसमें इलेक्ट्रोड होंगे। तो वही कहा जा रहा है किसी सेलों के इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी और इलेक्ट्रोडों के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात को सेल स्थिरांक या नियतांक कहते हैं। मतलब हम समझ लेते हैं, इसका फॉर्मूला आप याद रखेंगे। इसका फॉर्मूला होता है कप्पा इजकल टू CL/A। ये आप फॉर्मूला याद रखेंगे, ठीक है। ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे, कप्पा इजकल टू CL/A होता है, ठीक है। अब ये क्या है, ये है विशिष्ट चालकता। ये क्या है, विशिष्ट चालकता है, ठीक है। ये क्या है, चालकता है। और L क्या है, L है इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी। जैसे हम थोड़ा समझा ही दे रहे हैं, इसको फिगर से ही समझा दे रहे हैं जिससे आसानी से समझ में आ जाए। ये सपोज डेट ये एक सेल है, हमने सपोज डेट मान लिया कि ये एक सेल है, इसमें विद्युत अपघट्य इसमें भरा हुआ है। अब इसमें हमने क्या लिया, 2 धातु के प्लेट होते ही हैं, ये बात आप जानते हैं कि सेल है तो सेल में 2 धातु के प्लेट होंगे। तो एक होगा धनात्मक प्लेट, एक होगा ऋणात्मक प्लेट, होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे सिंपल में कहा गया ना कि कोई भी सेल है, किसी सेलों के इलेक्ट्रोड, इन दोनों को इलेक्ट्रोड कहेंगे, तो किसी सेलों के इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, इनकी जो बीच की दूरी है, तो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी तथा इलेक्ट्रोडों के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ये जो इलेक्ट्रोड हैं तो इलेक्ट्रोडों का कुछ ना कुछ मोटाई होगा कि नहीं, तो इनके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात को हम क्या कहते हैं, सेल नियतांक कहते हैं। मतलब अगर हम सिंपल वे में सेल नियतांक का अगर हम कहें तो सेल नियतांक जहां पर L/A ये दिखाई दे रहा है ना, L/A यही है सेल नियतांक। अगर हम सिंपल वे में कहें तो यही है सेल नियतांक, आप इसको याद रख सकते हैं। सेल नियतांक यही है, मतलब यहाँ पे यही ना हमने कहा कि किसी अर्ध सेल में या कि मतलब हमने कहा कि किसी सेल में इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, किसी सेलों में इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी तथा इलेक्ट्रोडों के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात को सेल नियतांक कहते हैं। वही बात कहा कि किसी सेलों के इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी तथा इलेक्ट्रोडों के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात को सेल नियतांक कहते हैं। तो मैं आशा करता हूं समझ गए होंगे। तो ये इसका फिगर हमने बता दिया। अब थोड़ा सा समझिएगा, यदि L/A इक्वल टू सेल नियतांक है तो यहाँ पर हम इसके जगह पर कप्पा इक्वल टू सेल C इंटू सेल, इन दोनों की जगह पर हम सेल नियतांक भी लिख सकते हैं, सेल नियतांक लिख सकते हैं कि नहीं। अब थोड़ा सा समझिएगा, इसके नीचे आपको दिखाई दे रहा है
पता नहीं दिखाई देगा नहीं, मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, ध्यान से समझेंगे। इसके नीचे क्या होगा, ये देखिए ये कप्पा है तो कप्पा हमने लिख दिया। उसके बाद ये चालकता है, ठीक है, तो चालकता का व्युत्क्रम मतलब चालकता का फॉर्मूला होता है 1/r। प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम चालकता कहते हैं, तो 1/ हमने r लिख दिया। अरे भैया c = 1/r होता है, अभी तो पीछे हमने ये सब पढ़ा ना, तो हमने c = 1/r होता है, तो इस c के जगह पर 1/r हम लिख सकते हैं, लिख दिया। उसके बाद सेल नियतांक, तो सेल नियतांक हम इधर गुणा में लिख देंगे, सेल नियतांक, ये हमने लिख दिया। अब समझिए ये r इधर भाग में है, इधर आएगा तो गुणा कराएगा, तो इसकल टू ये क्या हो जाएगा, कप्पा इंटू r इसकल टू सेल नियतांक हो जाएंगे। और यही आपका सेल नियतांक का फॉर्मूला मेन मिल गया, यही तो है मेन फॉर्मूला। सेल नियतांक इसकल टू क्या होता है, कप्पा इंटू r होता है। यहाँ पे r क्या है, प्रतिरोध है, तो सॉरी विशिष्ट प्रतिरोध आप कह सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, हम कहेंगे दूसरा हम परिभाषा ये भी कह सकते हैं कि विशिष्ट चालकता और प्रतिरोध के गुणनफल को सेल नियतांक कहते हैं या सेल नियतांक कहलाता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तो ये फॉर्मूला अंततः आप लिख लीजिएगा, परिभाषा लिखेंगे, परिभाषा के बाद दूसरे में पहला ये फॉर्मूला लिखेंगे, उसके साइड में आप जहाँ करके ये लिखेंगे, उसके नीचे ये लिखिएगा, फिर से उसके नीचे ये, उसके नीचे ये आप लिख देंगे, आपका फुल हो जाएगा। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन, आपको समझ में आ गया होगा। अदरवाइज नोट्स तो मिल ही रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप का लिंक है, आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे आपको वहाँ पर फ्री में सभी नोट्स मिल जाएंगे। अब हम देख लेते हैं अपना अंतिम प्रश्न, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर में पूछा गया है, उसको हम देख लेते हैं, उसके बाद हम वीडियो को समाप्त करेंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आशा करते हैं दोस्तों आपने अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आते हैं हम अपने अंतिम प्रश्न पे, जो आपके बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर में पूछे गए हैं, जो है कि किसी विद्युत अपघट्य की तुल्यांकी चालकता एवं मोलर चालकता को परिभाषित कीजिए। तो ये आपका क्वेश्चन है। इसमें 2 चीजें हमसे पूछ लिया है कि किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता क्या होता है, इसका परिभाषा सहित बताना है। देखिए हमने दोनों को लिख दिया है, आसानी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा बस आपको पेशेंस रखना है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे यही बताया गया है कि एक हमने पात्र लिया है या हम बर्तन कह सकते हैं, और वो एक घन के आकार का हमने लिया है, जिसकी जो क्या है लंबाई है, जिसकी लंबाई 1 सेंटीमीटर, चौड़ाई भी 1 सेंटीमीटर और ऊंचाई भी 1 सेंटीमीटर है। तो हमने क्या लिया है, एक घन के आकार का एक हमने पात्र लिया है या बर्तन लिया है, जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 1-1 सेंटीमीटर है। तो इस घन का या इस पात्र का आयतन कितना होगा, तो आयतन इक्वल टू हम जानते हैं क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। तो यदि 1 1 1 तीनों गुणा करेगा तो 1 ही हो जाएगा, ठीक है। और सेंटीमीटर 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 3 गुणा करेंगे तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बर्तन है ये कितना 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाला ये बर्तन है, मतलब इस बर्तन का जो आयतन है वो 1 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। तो ये जो बर्तन है इसमें हमने विद्युत अपघट्य घोला है, इसमें विद्युत अपघट्य हमने रखा है, परंतु कितना 1 ग्राम तुल्यांक ही रखा है, 1 ग्राम तुल्यांक इसमें विद्युत अपघट्य को डाला है, ठीक है। तो तब जाकर इसकी जो चालकता होती है, ठीक है, तब जाकर इसकी जो चालकता होती है, चालकता, उसी को हम मोलर चालकता कहते हैं, सॉरी तुल्यांकी चालकता कहते हैं। समझ में आ गया होगा आपको। वही बात हमने लिखा है कि किसी 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले विलयन में यदि विद्युत अपघट्य का 1 ग्राम तुल्यांक घोल दिया जाता है तो उस विलयन की चालकता तुल्यांकी चालकता कहलाता है। एक बार और सुन लीजिए, समझ लीजिए। एक हमने बर्तन लिया है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों 1-1 सेंटीमीटर है। तो इस विलयन का अगर हम इसका आयतन पूछे तो 1 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है तो 1 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो वही कहा जा रहा है कि यदि 1 सेंटीमीटर क्यूब वाले विलयन के आयतन, मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले विलयन में, ठीक है, ये इसके अंदर विलयन भरा गया है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले विलयन में
विद्युत अपघट्य का 1 ग्राम तुल्यांक घोला जाता है तो इस विलयन की जो चालकता होती है उस चालकता को ही हम तुल्यांकी चालकता कहते हैं। समझ में आ गया होगा। एक बार और परिभाषा सुन लीजिए। हम कहेंगे कि 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले विलयन में यदि विद्युत अपघट्य का 1 ग्राम तुल्यांक घोल दिया जाता है तो अब इस विलयन की चालकता तुल्यांकी चालकता कहलाता है। मैं आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। वही बात हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, कि किसी 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले विलयन में यदि विद्युत अपघट्य का 1 ग्राम तुल्यांक घोल दिया जाता है तो उस विलयन की चालकता तुल्यांकी चालकता कहलाता है। यदि हम इसके फॉर्मूले पर बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है लैम्डा EQ इक्वल टू होता है कप्पा, ये कप्पा है इंटू 1000/n। ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे, ठीक है। ये किसका फॉर्मूला है? तुल्यांकी चालकता का, जहां लैम्डा EQ तुल्यांकी चालकता है, कप्पा क्या है? विशिष्ट चालकता है, n क्या है? नॉर्मलता है। मैं नाम लिख दूं, ये कप्पा क्या है? विशिष्ट चालकता है, और n क्या है? n है नॉर्मलता, ठीक है। तो ये बात आप याद रखेंगे। ये क्या है? लैम्डा EQ तुल्यांकी चालकता। तो ये आपका हो गया पहला क्वेश्चन समाप्त। दूसरा आता है मोलर चालकता। देखिए ज्यादा कुछ डिफरेंट नहीं है, केवल डिफरेंट क्या यहाँ पे है मोलर चालकता में कि यहाँ पे हम विद्युत अपघट्य का 1 ग्राम तुल्यांक घोल रहे थे। अब इसमें मोलर चालकता में विद्युत अपघट्य का 1 मोल हम घोलेंगे। कितना? 1 मोल हम घोलेंगे विद्युत अपघट्य का 1 मोल घोलने पर, ठीक है। तो वही बात हम कहेंगे। हम क्या कहेंगे? ध्यान से सुनिएगा। हम कहेंगे कि 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले विलयन में यदि विद्युत अपघट्य का 1 मोल घोला जाता है तो इस विलयन की चालकता, इस विलयन की चालकता मोलर चालकता कहलाता है। इस विलयन की चालकता मोलर चालकता कहलाता है। मैं आशा करता हूं समझ गए होंगे। एक बार और अंततः आप सुन लीजिए। आप कहेंगे इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई इस पात्र की क्या है? 1-1 है, तो इसका आयतन क्या होगा? 1 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो आप कहेंगे 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले विलयन में यदि विद्युत अपघट्य का 1 मोल घोल दिया जाता है तो उस विलयन की चालकता मोलर चालकता कहलाता है। वही बात हमने लिखा है कि किसी 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले विलयन में यदि विद्युत अपघट्य का 1 मोल घोला होता है तो उस विलयन की चालकता मोलर चालकता कहलाता है। इसके यदि हम फॉर्मूले पर बात करें तो इसको हम लैम्डा m से प्रदर्शित करते हैं, और लैम्डा m इक्वल टू होता है कप्पा इंटू 1000/m, ठीक है। जहां ये क्या है? जहां m क्या है? मोलरता है। कप्पा तो आपने समझ लिया विशिष्ट चालकता है। लैम्डा m क्या है? यह है मोलर चालकता। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन, जो कि आपको अच्छे तरीके से ये सभी टॉपिक जो हमने आपको कराया है वो आपको समझ में आए होंगे। मैं यही कहूँगा यदि आपको समझ में आया है तब जाकर वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आप ही के लिए इतना मेहनत किया जा रहा है। और अदरवाइज आपको फिजिक्स पर आगे का वीडियो चाहिए या केमिस्ट्री पर, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आप अगर अंत तक वीडियो को देख रहे हैं तो ज़रूर आप बताइएगा कि सर हमने अंत तक वीडियो को देखा है, ठीक है। मैं देखना चाहता हूं कि कितने स्टूडेंट हैं जो अंत तक वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाइए। जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें ज्वाइन हो जाइएगा, टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है, जहाँ पर फ्री में आपको इन सभी का PDF नोट्स मिल जाएगा। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।